नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनने के मिशन में जुटी है। बीजेपी ने कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए हैं। तेलंगाना में रामचंद्र राव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। विरोध के बावजूद रामचंद्र राव को चुना गया और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल को पार्टी की कमान सौंपी गई। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को जिम्मेदारी मिली, वो तीसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उधर उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट को दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को जिम्मेदारी मिली है, जबकि आंध्र प्रदेश में पीएनवी माधव को कमान मिली है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से बीजेपी को कुल 37 प्रदेश अध्यक्ष चुनने हैं, जिनमें से 19 के प्रदेश अध्यक्ष चुने हुए हैं, तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। और अब तक तकरीबन 26 राज्यों में अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, या फिर 1-2 दिन में इन तमाम राज्यों में अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। लेकिन असली लड़ाई उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे जो राज्य हैं उसमें है। यहां पर अभी तक प्रदेश अध्यक्ष चुनने को लेकर के संशय की स्थिति वैसे के वैसे बनी हुई है। तो बीजेपी प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। उससे पहले इन राज्यों में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके चुनाव हो रहे हैं। 19 अध्यक्ष चुने जाए, ये जो इम्पोर्टेंस है वो इसकी ये नजर आती है। और ऐसे में 37 में 19 अध्यक्ष चुने हुए होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है जो बीजेपी की तरफ से रखी जाती है। तेलंगाना में रामचंद्र राव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, विरोध के बावजूद उन्हें चुना गया है। मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल को कमान दी गई। एमपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं खंडेलवाल। हिमाचल प्रदेश में राजीव बिंदल को कमान मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, तीसरी बार उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। उत्तराखंड में महेश भट्ट को कमान मिली है, दूसरी बार ये जिम्मेदारी निभाते हुए भट्ट नजर आएंगे। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण बने हैं। आंध्र प्रदेश में पीएनवी माधव को ये कमान सौंपी गई है। तो लगभग ये जो रास्ता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पूरी तरीके से खुला हुआ अब नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से एक तरीके से मिशन चलाया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना था। कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष अब चुन लिए गए हैं। तेलंगाना में रामचंद्र राव का नाम है। विरोध के बावजूद रामचंद्र राव को चुना गया। टी राजा की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया, लेकिन रामचंद्र राव ही इस पद पर बने रहेंगे। बीजेपी की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है। वैसे ही हिमाचल में राजीव बिंदल को जिम्मेदारी मिली, तीसरी बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट ये जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए हैं। महाराष्ट्र में रविंद्र चव्हाण को जिम्मेदारी, आंध्र प्रदेश में पीएनवी माधव को कमान मिली है। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तस्वीर लगभग क्लियर हो जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से बीजेपी को कुल 37 प्रदेश अध्यक्ष चुनने हैं, जिनमें से 19 के प्रदेश अध्यक्ष चुने हुए हों तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पॉसिबल है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय न्यूज रूम से कनेक्टेड है। अदिति, लगभग कमोबेश जो ये तस्वीर है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की, वो साफ नजर आ रही है। यानी जो बाधा थी, जो हिंड्रेंस था, वो लगभग पूरा हो चुका है। इंतजार भी लंबा हो रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो। जेपी नड्डा एक लंबे समय से जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। बीजेपी की आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है अदिति? ये तीनों तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका इंतजार है सबको, क्योंकि नाम पे नाम आए, नाम पे नाम नहीं आए, तारीख आई। और उस तारीख का इंतजार में अब जो जिसे कहें कि जो आखिरी स्टेप बाकी है, क्योंकि जैसा आपने अभी गणित बताई कि 36 में से 19 प्रदेश अध्यक्षों के नाम हो चुके हैं घोषणा। आज उड़ीसा का होना था, लेकिन वो अब 8 तारीख को हो रहा है, लेकिन 19 हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष अब एक आखिरी पड़ाव है जिसका इंतज़ार है। बहुत लंबा समय बीत चुका है। अब देखिए, अगला प्रोसेस ये है कि आरएसएस के कंसल्टेशन के साथ अक्सर भारतीय जनता पार्टी अपने इतने बड़े पद पे रखती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4, 5 और 6 तारीख को दिल्ली में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। और उस बैठक में देखिए, पूरे समय के लिए तो जेपी नड्डा और बीएल संतोष मौजूद रहने वाले हैं। माना ये भी जा रहा है कि कुछ देर के लिए अमित शाह भी उस बैठक में मौजूद होंगे, और आरएसएस के तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो उसमें मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें मोहन भागवत का जिक्र करें, दत्तात्रेय होसबोले से लेकर तमाम बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो सबसे खास बात यही है कि इस 4, 5, 6 तारीख को एक जो आखिरी मंथन है
या जैसे कहते हैं कि वो लॉक एंड की फिट करना है, वो इस 4, 5, 6 तारीख को हो जाएगा। अब चाहे नाम भूपेंद्र यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे फिर इसके अलावा नाम जैसे तमाम और जो दूसरे अन्य नाम हैं जो फहरिस्त में है, कभी रघुवर दास का नाम आता है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नाम जैसे हमने भूपेंद्र यादव का लिया, धर्मेंद्र प्रधान का लिया, रघुवर दास का लिया, वो तमाम जो लोग हैं वो ओबीसी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएसएस बैकग्राउंड है उनका। लेकिन इसके अलावा कई नाम हैं, जैसे कि बात करें हम साउथ का जिक्र करें तो प्रहलाद जोशी का नाम है, ब्राह्मण है साउथ के। इसके अलावा बात करें तो ऐसे अलग अलग नाम हैं, लेकिन सूत्र की तरफ से ये भी खबर आ रही है निकल के कि कोई जनरल कास्ट यानी ब्राह्मण नेता, क्योंकि जेपी नड्डा को हटा के कोई ब्राह्मण चेहरे को भी ही लाने का प्रयास चल रहा है, और हो सकता है कि जितने भी नामों का कयास चल रहा है उनमें से अलग हटके कोई नाम आए। तो जाहिर तौर पे लगातार महाराष्ट्र के सीएम का भी नाम है, वो भी ब्राह्मण है, ऐसे तमाम तरीके के नाम हैं। लेकिन ये देखा जाएगा जिसकी संगठनात्मक शक्तियां महत्वपूर्ण है, जो प्रवास करने के उस लिहाज से योग्य हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रवास होंगे, 2029 का चुनाव उनकी अध्यक्षता में होगा। तो ये तमाम प्रक्रियाएं, लेकिन आपने मुझसे पूछा था तो 4, 5, 6 तारीख को आरएसएस के साथ जो फाइनल मंथन है वो, यानी कि 6 तारीख तक का और इंतजार करना पड़ सकता है। 6 जुलाई के बाद कभी भी नाम की घोषणा की जा सकती है। अच्छा, सबसे प्रमुख बात अदिति इस बार के चुनाव में क्या हो सकता है, क्योंकि हमने देखा जेपी नड्डा ने जिस तरीके से अपने कार्यकाल को संभाला, उन्हें जो है सेवा विस्तार और दिया गया, आगे भी उनका कार्यकाल चलता रहा, लेकिन कुछ अहम फैक्टर्स थे जो अगर बीजेपी में कोई संभाल सकता था वो थे जेपी नड्डा। अब जाहिर तौर पर अब जब आगे ये चुनाव होना है तो बहुत सारे फैक्टर्स नज़र में रखने होंगे, और कुछ संभावित नाम जो इस समय चर्चा का विषय है अदिति, उसके बारे में भी ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा का आपने जिक्र किया। जेपी नड्डा एक लकी चार्म या लकी बीजेपी लीडर की तरह थे, क्योंकि ज़्यादातर अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो उनकी अध्यक्षता में जितने भी चुनाव हुए ज़्यादातर उसमें जीत दर्ज हुई। उनकी अध्यक्षता में 2024 का चुनाव हुआ, और इसके अलावा कई राज्यों के ऐसे जगह चुनाव हुए जैसे उड़ीसा, जहाँ पे लंबे समय से भाजपा की सरकार नहीं थी। ऐसे कई ऐसे राज्य हुए। उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने नए परचम हासिल करे। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उस दिल्ली जैसे 27 साल बाद उसको हासिल किया। ऐसे कई राज्य हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाना, महाराष्ट्र में इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की इतनी डंके की चोट पे सरकार नहीं आई थी, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आई। तो ऐसे कई बड़े जो जीत है वो जेपी नड्डा के उसमें हुए हैं। अब देखिए, जेपी नड्डा एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति थे शुरुआत से, हिमाचल से आते हैं, जनरल कास्ट के हैं और ब्राह्मण हैं, और जेपी नड्डा को संगठन की समझ भी थी, और साथ में उनको पता था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस तीनों को खास तौर पे साथ लेकर कैसे आगे बढ़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सोच को कैसे आगे बढ़ाना है। और इन सब बातों के बाद अगर मैं आपसे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी जैसे अनएक्सपेक्टेड नाम लेकर आती है तो कुर्सी बहुत कुछ सिखा देती है। आपको भले ही शुरुआत के 2-3 महीने बहुत सारी चीज़ें अजीब लग सकती हैं, जेपी नड्डा को भी लगी होंगी, क्योंकि बीएल संतोष, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, इन सबके साथ तालमेल बिठाना कोई एक आसान तालमेल नहीं होता जाहिर तौर पे। तो उन सबके साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ना, अलग अलग राज्यों के जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में सभी राज्यों की कोर टीम के साथ बैठकर उन पे मोहर पे फैसला कराना, किसका नाम जाएगा, किसकी टिकट कटेगी, फिर वो ग्रीवेंसेस। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम एक बहुत एक्सटेंसिव काम है, जिसमें संगठन को मजबूत करना, संगठन को बढ़ाना, और जिन भी राज्यों में चुनाव हो उसमें जीत ही दर्ज कराना, जो एक मूल मंत्र हो गया है बीजेपी का। तो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये रहा, लेकिन जेपी नड्डा ने बहुत मुस्कुराते हुए आसानी से इसको कर लिया। हालांकि कुर्सी भी बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि उनके शुरुआती कार्यकाल और अब तक देखेंगे तो उनके अंदर और ज़्यादा संगठनात्मक गुणों की चीज़ें बदलकर और बहुत अच्छी हो गई हैं। अब बात आती है, आपने दूसरा पूछा कि कौन संभावित नाम है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, जिन नामों पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं,
अक्सर ऐसा होता है कि कोई तीसरा नाम आ जाता है, लेकिन क्योंकि संभावित नाम है, चर्चा करनी है। और मेरे सूत्र अभी बता रहे हैं कि कोई ब्राह्मण और जनरल कास्ट से होगा, लेकिन इसके अलावा उस लिहाज से अगर बात करें रेस में जो चर्चा में है, उसमें भूपेंद्र यादव का नाम, जो कि ओबीसी हैं, यादव हैं, उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ बिहार बल्कि ओवरऑल देश में ओबीसी लिहाज से यादव वोट बैंक में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ओबीसी। फिर इसको अगर उस लिहाज से छोड़ भी दिया जाए तो बहुत अच्छे संगठन की समझ वाले वो महारथी माने जाते हैं, आरएसएस की विचारधारा को समझते हैं, नई बीजेपी के काम करने की प्रणाली को समझते हैं, पुरानी बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, तो उनके अंदर ये तमाम तरीके के कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है। फिर बात होती है धर्मेंद्र प्रधान की, उड़ीसा से हैं, ओबीसी हैं और संगठनात्मक महारथी जो गुणों से वो भरपूर हैं। जिस जिस राज्य में वो गए हैं उनकी स्ट्राइक रेट, भूपेंद्र यादव की स्ट्राइक रेट, दोनों की स्ट्राइक रेट 80% से ज़्यादा रही है। जिन राज्य में हाथ डाला है उस राज्य में जीत दर्ज कराई है, तो वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भी करीबी माने जाते हैं, इसके साथ साथ आरएसएस बैकग्राउंड से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब अगर वो मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, उसके बाद भी उनका प्रवास ऐसा ही है जैसे एक वो संगठन में काम कर रहे व्यक्ति का होता है, लगातार प्रवास पर रहते हैं। फिर बात आती है कि इसके अलावा देखिए नाम में तो प्रहलाद जोशी हैं जो कि कर्नाटक के से आते हैं, अभी उन्होंने संसद बहुत अच्छे से संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, संसद बहुत अच्छे से उसको प्रक्रिया को चलाया है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग पदों पे, जो वरिष्ठ पदों पे सब होते हैं, आपस में तालमेल अच्छा होता है तो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे होती हैं। ब्राह्मण हैं, साउथ फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण इसमें हो जाएगा और लो प्रोफाइल रहते हैं, वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि लो प्रोफाइल रहना। और जितने ही मैंने नाम अभी तक आपको लिए हैं सब लो प्रोफाइल वाले हैं। फिर महाराष्ट्र के सीएम भले ही अभी उन्होंने शपथ ली और उनका कोई चांस नहीं है, अगर वो सीएम नहीं होते तो अक्सर उनके नाम की ज़्यादा चर्चा होती, लेकिन फिर भी उनका नाम बीच बीच में रेस में आ जाता है क्योंकि आरएसएस फैक्टर एक उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रबल तरीके से है। फिर बात आती है किसी महिला के कोई महिला फैक्टर आएगा। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दी गई हैं, महिलाओं का लगातार बेहतर तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, तो कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कई सारी महिला नेत्रियां हैं जो बीजेपी में जो इस पोस्ट पे आ सकती हैं। इसके अलावा अक्सर रघुवर दास का जिक्र आता है, झारखंड से हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और गवर्नर थे और उनको गवर्नरशिप से हटाया गया चुनाव के बाद। तो ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या उनको कोई और दायित्व दिया जा रहा है, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। हालांकि अगेन ओबीसी, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी समाज से आते हैं, नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है मनोहर लाल खट्टर, वो जनरल कास्ट से हैं, पंजाबी हैं, हरियाणा से आते हैं, नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हैं, आरएसएस के भी विचारधारा को समझते हैं, लेकिन 75 साल के हैं, प्रवास बहुत ज़्यादा करना होगा, यही एक वजह है जो रुकी हुई है, नहीं तो शायद मनोहर लाल खट्टर कब के बन चुके होते। तो ऐसे ये तमाम फहरिस्त में नाम है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिनकी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जब अमित शाह बने तब उनकी उम्र 63 ईयर्स थी या 58 ईयर्स बताते हैं। जेपी नड्डा थे, कम उम्र के थे, युवा, उससे आज से थे कि प्रवास बहुत हो सकते हैं। नितिन गडकरी जब बने तब उनकी उम्र काफ़ी कम थी, उन्होंने भी उनसे काफ़ी प्रवास उन्होंने किए, संगठन को मजबूती अलग अलग राज्यों में। राजनाथ सिंह भी जब बने तब वो 63 ईयर्स के थे। तो जितने भी अभी तक बैकग्राउंड देखें तो कोई भी बहुत ज़्यादा उम्र का था नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अक्सर ये फोकस होता है कि लगभग 50 से 60 के बीच के हों, तो वो उनको एक्सपीरियंस भी हो, समझ भी हो, संगठन के काम को भी समझते हो और साथ में भाग दौड़ भी कर सकते हो। जाहिर तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है वो बेहद महत्वपूर्ण, सेंसिटिव जिम्मेदारी है। उनका एक बयान, जैसे अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आया कि बिहार जैसा छोटा राज्य, हो सकता है वो किसी भी संदर्भ में वो कह रहे हों कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से छोटे मोटा राज्य बता देना बीजेपी का बड़े सवाल खड़े करता, भारतीय जनता पार्टी बिहार को छोटा मोटा राज्य बता देना बड़े सवाल खड़ा करता है। और अदिति, सबसे बड़ी बात है कि इनकैशमेंट कैसे होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके से मामले और मुद्दों को इनकैश करती है। लेकिन अदिति, जिस तरीके से आपने कहा बिहार, क्योंकि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय है, तो जाहिर है चूंकि ये राष्ट्र पर चुनाव हो रहा है या राष्ट्र के लेवल पर चुनाव हो रहा है,
तो ये सिर्फ एक राज्य को देख करके या सोच करके चुनाव नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा सवाल मेरा आदित्य आपसे ये है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो खबरें आई कि एक खाई सी बन गई है, तो क्या अब ये जो चुनाव होना है वो दोनों ही दलों को साधने की एक फहरिस्त होगी, एक कोशिश होगी, और जो खाई है उसे पाटने की कोशिश बीजेपी भी करेगा और आरएसएस की तरफ से भी होगी? देखिए, दो सवाल हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जाहिर तौर पे बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार को देखते हुए चुनेगी। जब भूपेंद्र यादव का नाम आया तो कहा गया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एप्ट व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 2029 तक जितने भी चुनाव आने हैं वो उस नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के अध्यक्षता में होंगे जी। और आप देखिए कि बिहार का चुनाव, बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव, इसके साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव, ऐसे एक लंबी फहरिस्त है। कम से कम सिर्फ इस 10 महीने में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। उसके बाद अब 2029 तक कितने सारे चुनाव, कितनी सारी चुनौतियां आएंगी, तो ये उस लिहाज से नहीं है। लेकिन इसके इतर दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब पंचायत के भी चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होते हैं, तो इसलिए लड़ती है कि उनको जीतना ही है। तो बात जब बिहार, बंगाल, तमिलनाडु की हो तो जाहिर तौर पे जीत ना है, इसीलिए चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन 2029 का चुनाव, जिसको अब इस बार वो 400 पार के आगे, जो पिछली बार का नारा अधूरा रह गया है, वो पूरा करने जा रहे हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी, जिम्मेदारी भी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में अच्छी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़मीन पे काम करना है, क्योंकि बीजेपी के पास उनका चेहरा नरेंद्र मोदी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो व्यक्ति होगा जो संगठन को मजबूत करके, कार्यकर्ताओं से काम करवा सके, बूथ स्तर को मजबूत करके बूथ को वोट में उस तरह से तब्दील कर सके जो वोटर बूथ तक ले जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने कहा आरएसएस, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये देरी हुई है उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, कि जो ये संगठन का जो चुनाव हुआ, जिसको ये एक उपलक्ष्य के लिहाज में देखते हैं, ये जो चुनाव हुआ, ये इसमें देरी हो गई, बहुत एक्सटेंसिव काम होता है, देरी हो गई, सब कुछ चीज़ें हुई। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीने, 8 महीने, कितनी देरी? ये आरएसएस और बीजेपी किसी एक नाम पर सहमत ना राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हो पा रहे हैं, ना ही उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पे हो पा रहे हैं, ना ही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष पे विद इन बीजेपी एकजुटता नहीं हो पा रही है, और ना ही गुजरात में भी विद इन बीजेपी एकजुटता नहीं हो पा रही। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष, ये 4 ऐसी चुनौतियां हैं। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं आरएसएस के साथ अंडरस्टैंडिंग इस मसले को लेकर बनाने की ज़रूरत है, और इसी वजह से डिले भी हुआ है। इसी वजह से भूपेंद्र यादव जो लंबे समय से फ्रंट रनर चल रहे हैं, वो उनका नाम इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा कि कहीं ना कहीं तमाम और तरीके के, या धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करें या मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करें। इसलिए मैं कह रही हूँ 4, 5, 6 तारीख को आरएसएस की जो ये बैठक हो रही है उसमें बीजेपी के नेता भी जाएंगे, और संभवतः वहां पर सहमति बनेगी, और उसके बाद 6 जुलाई के बाद अनाउंसमेंट की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।